नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे पाठ रीढ़ की हड्डी, जिसके रचयिता हैं जगदीश चंद्र माथुर। और ये एक एकांकी है। एकांकी का मतलब है एक अंक। जैसे पूरे जीवन की कथा में से एक छोटा सा अंक अगर जब हम लिखते हैं, छोटी सी कोई घटना जब हम लिखते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? एकांकी। तो इसमें जो है ये भी एक एकांकी है। जैसे इसमें एक उमा है, उमा जो रामस्वरूप की लड़की है इसमें, और गोपाल प्रसाद शंकर जो है गोपाल प्रसाद का लड़का है, जो उमा को देखने के लिए आते हैं। तो देखने के लिए आते हैं वही अंक जो है इसमें दिया हुआ है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? एकांकी। तो ये जो है एकांकी एक व्यंग एकांकी है, व्यंग किया गया है। पढ़े लिखों पर लगा लो, या फिर जैसे कोई अमीर है या रूढ़िवादी मानसिकता है, उनके ऊपर जो है लेखक ने व्यंग किया है। जो अंधविश्वासी हैं, जिनकी जो मन की जो सोच है वो संकुचित है, छोटी है, तो उसी के ऊपर जो है लेखक ने व्यंग किया है। रीढ़ की हड्डी एकांकी श्री जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा रचित एक व्यंग एकांकी है। इसके माध्यम से लेखक ने समाज में स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादिता मानसिकता पर करारा प्रहार किया है। रूढ़िवादिता यानी जो पुराने विचार होते हैं, उनकी जो मानसिकता कैसी है उनके बारे में ही कहा है, उन पर व्यंग किया है। साथ ही स्त्रियों की शिक्षा एवं उससे उत्पन्न उनके आत्मविश्वास और साहस को चित्रित किया है। रामस्वरूप एक छोटे से कमरे की साथ सजावट से एकांकी का शुभारंभ होता है। रामस्वरूप लड़की के पिता हैं, लड़की का नाम उमा है और वह सुशिक्षित, शिष्ट व सुयोग्य लड़की है। आज उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद था उसके पुत्र शंकर आ रहे हैं। रामस्वरूप अपने नौकर के साथ कमरे में तख्त को बिछा रहे हैं, उस पर एक सफेद चादर बिछाते हैं। घर के सभी सदस्य सजावट के कार्य में व्यस्त हैं। रतन जो घर का नौकर है उसे बीच बीच में रामस्वरूप फटकार लगाते हैं। तख्त पर हारमोनियम सितार भी रख दिया जाता है। तभी रामस्वरूप की पत्नी प्रेमा अपने पति से कहती है कि तुम्हारी लड़की ने जब से शादी की बात सुनी है तब से मुंह फुलाए हुए बैठी है। तुम्ही ने तो उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर पर चढ़ा रखा है। स्त्रियों के लिए तो स्त्री सुबोधिनी ही पढ़ ली जाए वही बहुत है। आजकल की बीए एमए की पढ़ाई तो उसके सामने व्यर्थ है। रामस्वरूप ने वर पक्ष से उमा की शिक्षा केवल 10वीं पास कहा, क्योंकि वे लड़कियों की अधिक पढ़ाई के पक्षधर नहीं थे। रामस्वरूप अपनी पत्नी प्रेमा से कहता है कि जैसे तैसे उमा को तैयार कराओ। उसे अगर क्रीम पाउडर से नफरत है तो कोई बात नहीं, उसका रूप रंग कौन सा बुरा है, वह तो वैसे ही सुंदर है। गोपाल प्रसाद था, उनके बेटे के आते ही तुम उसे पान लेकर भेज देना। प्रेमा कमरे में नाश्ता सजा कर रख देती है, साथ में चाय, नमकीन, मिठाई, फलों की व्यवस्था कर देती है, परंतु टोस्ट के लिए वह मक्खन मंगाने के लिए कहती है। रामस्वरूप कुछ झुंझलाहट के साथ पुनः प्रेमा से कहता है कि देखो, उमा से कह देना कि सुंदर सज धज कर आए। ये लोग यानी लड़के वाले दकियानुसी अर्थात पुराने विचारों के हैं। ये खुद तो पढ़े लिखे हैं मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। उनका लड़का बीएससी करने के बाद लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है। रामस्वरूप रतन को मक्खन लेने के लिए भेज देता है। तभी बाबू को गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर आ जाते हैं। उनकी आंखों से लोक चतुराई टपकती है, साथ ही आवाज़ से अनुभवी व फितरती लगते हैं। शंकर कुछ खीस निचोड़ने वाले नौजवानों में से है। उसकी आवाज़ पतली और खिसियाट भरी और कमर झुकी हुई है, यह उसकी विशेषता है। रामस्वरूप गर्मजोशी से उनका स्वागत करता है। स्वागत सत्कार होने के बाद रामस्वरूप शंकर से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता है कि अभी कोर्स पूरा होने तो 2 साल भर रहा होगा, साल भर रहा होगा। शंकर ने कहा हाँ, 1-2 साल। तभी गोपाल प्रसाद ने कहा, शंकर 1 साल बीमार हो गया था। इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारी सताती हैं। एक हमारा जमाना था कि स्कूल में आकर दर्जनों कचौड़ियाँ खा लेते, मगर फिर भी भूख वैसे की वैसी। स्कूल में तब कोई खेल वगैरह भी नहीं था आज की तरह। उस वक्त की पढ़ाई भी बहुत थी।
हम एक बार पढ़ने के लिए कुर्सी पर बैठ जाते तो 12 घंटे की सीटिंग देते थे। उस समय का मैट्रिक पास भी फराटेदार अंग्रेजी बोलता था। आजकल के एमए पास भी उसका सामना नहीं कर सकते। रामस्वरूप उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और उसके बाद गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस कहकर विवाह की बातें छेड़ते हैं। तभी रामस्वरूप नाश्ता लाकर सेवा करते हैं। गोपाल प्रसाद चाय में मीठा तेज पीने की बात करते हैं और कहते हैं कि मुझे तो चाय में जरा सी चीनी वाला नया फैशन तो बिल्कुल पसंद नहीं है। बिना मीठे के चाय का जायका ही क्या। पुनः शादी की बात शुरू करते हैं। गोपाल प्रसाद ने कहा कि लड़की का खूबसूरत होना अति आवश्यक है। आपकी लड़की तो ठीक है, लिखाई पढ़ाई के बारे में हम पहले ही कह चुके हैं कि हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं, अधिक से अधिक मैट्रिक पास होनी चाहिए। इसके साथ ही चाय नाश्ता हो जाता है। रामस्वरूप अपनी पत्नी से पान भिजवा देना कहता है। पान की तस्तरी हाथों में लेकर उमा सादगी पूर्ण कपड़ों में आती है। गोपाल प्रसाद और शंकर क्रम से आंखें गड़ाकर और आंखें छिपाकर उसे देखते हैं। उमा पान की तस्तरी को अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर होता है तो उसके चश्मे को देखकर दोनों बाप बेटा चौंक पड़ते हैं। चश्मा? रामस्वरूप ने बात संभालते हुए कहा कि पिछले महीने में उसकी आंखें दुखनी आ गई थी, इसलिए कुछ दिनों के लिए लगाना पड़ा है। बाबू गोपाल प्रसाद उमा को बैठने के लिए कहते हैं। उमा अपने बाजे के पास बैठती है। वह उमा से गाने बजाने के बारे में पूछते हैं। तभी उमा के पिताजी उसे सितार पर कोई गीत गाने को कहते हैं। उमा सितार पर मीरा का भजन मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई गाती है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है। उसका मस्तक उड़ जाता है। उसकी आंखें शंकर की झेंपती हुई आंखों से मिलती है। लगता है कि उसने शंकर को पहचान लिया है। वह गाते गाते रुक जाती है। गोविंद प्रसाद पुनः उमा से पेंटिंग वेंटिंग एवं सिलाई कढ़ाई के बारे में पूछता है। वो यहाँ गोपाल प्रसाद है। गोपाल प्रसाद जो है कढ़ाई के बारे में पूछता है। वह यह भी जानना चाहता है कि क्या उमा ने कोई इनाम भी प्राप्त किया है। उमा चुप रहती है। रामस्वरूप सकाते हुए कुछ कहना चाहते हैं कि गोपाल प्रसाद कहता है कि इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। उमा दृढ़ स्वर में क्या जवाब दूं बाबूजी। जब कोई कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। मतलब यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे लड़की का कोई व्यापार हो रहा है, तो इसलिए जो उमा है वो कहती है कि जो लड़की है वो तो मेज कुर्सी की समान मान ली तुमने भी। उसे कोई थोड़ी पसंद नापसंद पूछेगा कोई, सिर्फ खरीदार को दिखला देता। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। रामस्वरूप उमा को रोकना चाहता है। उमा फिर से कहती है कि ये महाशय जो खरीदार बनकर आए हैं, इनसे पूछिए कि क्या लड़कियों का दिल नहीं होता, क्या उनको चोट नहीं लगती, क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर, क्या हमारी बेइज्जती नहीं होती जो इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। अपने साहबजादे से पूछिए कि पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। तभी गोपाल प्रसाद कहता है, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो। उमा ने कहा, हाँ मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की और ना आपके पुत्र की तरह ताक झांक में कायरता दिखाई। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों को पकड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। गोपाल प्रसाद ने गुस्से में खड़े होकर रामस्वरूप से कहा, आपने मेरे साथ धोखा किया। आपने अपने अपमान का घूंट पीकर वे चलने लगे। तभी उमा ने कहा, जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। गोपाल प्रसाद के मुख पर व्यवस्थापूर्ण गुस्सा था शंकर के चेहरे पर रुलासापन। रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा चुप हो जाती है और तभी रतन मक्खन लेकर आता है। सभी रतन को देखते हैं और इस प्रकार एकांकी का करुणापूर्ण वातावरण में अंत हो जाता है। तो ये थी एकांकी रीढ़ की हड्डी
रीढ़ की हड्डी यानी एक तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी होता है वो तो हमारे शरीर को खड़ा करके रखती है। दूसरा, समाज में हमारा स्थान बनाती है कि अगर हम कमज़ोर हैं, मन से कमज़ोर हैं या तन से कमज़ोर हैं या हमारा चरित्र अच्छा नहीं है तो क्या हो जाता है कि हम जो है हमेशा शर्मिंदा रहते हैं। अगर हमारा चरित्र अच्छा है, हमारा शरीर ठीक है, हमारा बोलचाल स्वभाव सब ठीक है तो समाज में हमें इज्जत प्राप्त होगी। तो यही जो है रीढ़ की हड्डी जो में लेखक ने कहना चाहा है। तो आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।